नमस्कार सभी इतिहास के जिज्ञासुओं का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण इतिहास की सहायक आचार्य। आज यूट्यूब क्लासेस के अंतर्गत हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर जिसमें मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं उनमें से ही एक विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, एक व्यक्तित्व की जो भारत के इतिहास में एक अलग महत्व रखता है, जिसने कि मध्यकाल में सल्तनत को ख़त्म करके एक नए राजवंश मुगल राजवंश को स्थापित किया, जो कि आने वाले लगभग 200 पौने 200 सालों तक पूरे भारत के नियति को निर्धारित करने वाला और विश्व के सर्वोत्कृष्ट सबसे बड़े साम्राज्य, सबसे धनी साम्राज्यों में से एक का मालिक ये वंश होने वाला था। बाबर जो है उसका पूरा जीवन आप कह सकते हैं कठिनाइयों में बीता, लेकिन पानीपत के युद्ध की जीत के बाद उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इसको और जो बाकी की 2-3 आगे जो हम पढ़ेंगे, खनवा की, चंदेरी की, घाघरा की युद्ध में उसने इन जीतों पर जो है पक्की मोहर लगा ली। अपने साम्राज्य को पूरी तरह से वो स्थायी बना पाता उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद उसको स्थायी बनाने का काम उसके पुत्र और पौत्र हुमायूं और अकबर ने किया, लेकिन फिर भी बाबर ने जो उपलब्धियां हासिल की वो कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उसकी जिजीविषा, उसकी विजय पाने की इच्छा, कभी न हार मानने की जो उसकी भावना थी वो कहीं ना कहीं जवाबदेह थी। तो हम आ जाते हैं बाबर पर। बाबर जो है उसका जन्म 1483 में हुआ। उसका पिता उमर शेख मिर्जा फरगना राज्य का शासक था, जो तैमूर के मध्य एशियाई साम्राज्य के विघटित अंशों में से एक था। बाबर जो है अपने पिता की तरफ से तैमूर की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की तरफ से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। यानी दोनों तरफ से ही आप कह सकते हो कि गौरवान्वित करने वाला था। तैमूर और चंगेज़ खान दोनों के मिक्स ब्रीड का जो है बाबर हमेशा वो कहा करता था। उसका पैतृक राज्य था फरगना। बाबर जब 11 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, और जब पिता की मृत्यु हुई तो वो जो है फरगना का शासक, वहाँ मिर्ज़ा कहा करते थे शासकों को, उसे नियुक्त किया गया। लेकिन बार बार जो है उज़्बेक जाति के जो लोग थे उनसे उनका संघर्ष लगातार चलता चला गया, जिसके कारण आखिरकार बाबर जो है फरगना से निष्कासित हो गया। अगले 10 सालों तक वो फरगना पर अधिकार बनाए रखने के लिए और समरकंद के सिंहासन पर बैठने की कोशिशें करता रहा, लेकिन उस वक्त उज़्बेक नेता था बाबर का समकालीन शैबानी खान। उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। इसके कारण बाबर को समरकंद और फरगना छोड़कर आखिरकार अफ़गानिस्तान की तरफ आने लगा। जब बाबर अफ़गानिस्तान की तरफ आया तो यहाँ पर अरगुन शासक थे जिनको हराया उसने, और अफ़गानिस्तान में अपनी शक्ति सुदृढ़ करी और कंधार पर अधिकार किया। जब कंधार पर अधिकार किया तो उसे थोड़ा बहुत पैसा भी मिला और अस्त्र शस्त्र भी मिले। अपने तोप खाने को उसने सुसज्जित किया और भारत की गतिविधि को समझने में व्यतीत किया। उज़्बेक नेता जो शैबानी खां था उससे ये सरे पुल के युद्ध में पराजित हो चुका था। 2 बार इसने जो है समरकंद को जीता भी था, लेकिन एक तो वहाँ की पब्लिक उसकी विरोधी थी, इसलिए उसको लगा कि यहाँ स्थायी साम्राज्य में बना नहीं सकता, इसलिए वो अफ़गानिस्तान की तरफ आया और वहाँ उसने काबुल और कंधार दोनों जो महत्वपूर्ण किले थे इन किलों को जीत लिया। लेकिन काबुल और कंधार बच्चों अफ़गानिस्तान का जो इलाका है वो उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ जो है राजा के पास उतना धन नहीं था। आप एक तरह से कह सकते हो काफ़ी गरीब प्रांत था उसका। तो इस कारण उसे लगा कि क्यों नहीं भारतीय जो साम्राज्य है, जहाँ लोदी वंश का शासन था, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी नया तो क्या 1517 में शासक बना था, और यहाँ जो है उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। उसके कई सारे विरोधी सरदार जो है अफ़गान सरदार, वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। तो बाबर को लगा कि क्यों नहीं मैं भारत पर आक्रमण करूं, लोदी साम्राज्य को ख़त्म करूं और एक नया जो है साम्राज्य अपना भारत में स्थापित करूं। और भारत का जो गंगा के इलाके हैं विश्व के सबसे उपजाऊ इलाकों में से है, जहां से इतने अधिक रेवेन्यू की प्राप्ति होती थी कि बाबर की जो गरीबी की समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकती थी। वो ये सारी प्लानिंग कर ही रहा था कि उसे आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, डायरी में, राणा संग्राम सिंह के आमंत्रण की बात भी कही है। हालांकि राणा सांगा के आमंत्रण की कहीं से पुष्टि नहीं होती है।
इब्राहिम लोदी की जो कठोर अनुशासित करने की अफ़गान सरदारों को प्रयास था, उसके कारण कई अफ़गान सरदार उससे नाराज़ हो चुके थे। इन्हीं में से जो उसके चाचा वगैरह आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, उन्होंने बाबर को भारत पर हमले का न्योता दिया और बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई और साथ ही साथ उसकी मृत्यु भी हो गई। यहाँ बाबर ने जो है पहली बार बाबर की विजयों का कारण जो आता है, उसने जो नया तोपखाना विकसित किया था। तब तक तोप जो है पहली बार भारत के किसी युद्ध में आई थी। उसने जो भारत पर आक्रमण से पहले बाजौर और भैरा के जो किले जीते थे, उस दौरान पहली बार उसने तोपों का प्रयोग किया था। इसके अलावा उसने जो है तोपों को सजाने की जो है उस्मानी पद्धति अपनाई थी। इसके अलावा तुलुगमा पद्धति, जिसमें ऐसा होता है कि सेना के साइड के जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो क्या क्या करता है, घूम करके पीछे से आकर के अटैक करता है। तो इस पद्धति के कारण, इस नई युद्ध पद्धति के कारण, अपनी तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति और सबसे बड़ी चीज़ तोपों के प्रयोग के कारण बाबर भारत में जहाँ जहाँ गया वहाँ उससे विजय की प्राप्ति हुई। और ये कहना नहीं होगा कि कहीं न कहीं बाबर की अपेक्षा इब्राहिम लोदी जो है सेनापतित्व उसका दुर्बल था। वो अपने रिश्तेदारों को ही असंतुष्ट करके बैठा था और उन्हीं ने बाबर को बुलाया और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही बाबर का उन्होंने सहयोग किया, जिसके कारण इब्राहिम लोदी को न सिर्फ अपने साम्राज्य बल्कि अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर के सैनिकों ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा में लोदी साम्राज्य की राजधानी थी, वहाँ उसे खजाना मिला और बाबर की जो डायरी है उसमें लिखा हुआ है, उस दिन की काबुल की गरीबी अब और नहीं। लाहौर से लेकर दिल्ली और आगरा का सारा क्षेत्र उसकी सत्ता के अधीन आ गया और इसके अलावा अब उसके पास एक केंद्र हो गया। उस केंद्र के माध्यम से वो उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था, इसकी संभावनाएं बढ़ गई। अब उसके जीवन का एक नया चरण आरंभ हुआ। कहाँ तो एक मध्य एशिया का छोटा सा राज्य था फरगना, उसका शासक था, वहाँ भी उसको हटा दिया गया था। बार बार वो सत्तासीन होने का प्रयास कर रहा था, समरकंद जीतने का प्रयास कर रहा था, उसमें भी असफल हो रहा था। कहाँ उसके विश्व के समृद्धतम सबसे धनी प्रांतों में से एक भारत की बादशाहत उसे प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा पानीपत की विजय ने लोदी शासकों के खजाने पर भी बाबर का अधिकार कर दिया। उसके सामने सैनिकों को देने के लिए वेतन, अस्त्र शस्त्र वगैरह, उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं रही। इसके कारण अन्य युद्धों में उसके लिए सहायक सिद्ध हुई। इसके अलावा इस सफलता के बाद बाबर को भारतीय शासकों की रण पद्धतियों की कमजोरियों से परिचित कराया। उसने देखा ये तोप को नहीं जानते तो लोग वहाँ पद्धति के सामने टिक नहीं सकते, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया। अफ़गान के जो लोग थे अफ़गानिस्तान के, उनके लिए ये हार ज़रूर बहुत नुकसानदायी थी। उनका पहला जो साम्राज्य था वो समाप्त हो चुका था। दिल्ली और आगरा उसके हाथ से निकल गए थे। उत्तरी भारत में उनकी सत्ता प्रभावित हुई थी, लेकिन ये नहीं है कि अफ़गान पूरी तरह से ख़त्म हो गए। दिल्ली आगरा के अलावा बंगाल में अफ़गान थे, बिहार में अफ़गान थे और गुजरात में अभी तक अफ़गानियों का ही शासन था। इसलिए अफ़गान पूरी तरह से समाप्त आप नहीं कह सकते हो। और जब थोड़ा सा मौका आया तब शेरशाह सूरी नामक अफ़गान ने ही जो है मुग़ल साम्राज्य को एक बार बेदखल कर दिया और वापस द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना की, जो कि शेरशाह सूरी के पार्ट में हम बात करेंगे। अब आता है उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद में खंडवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया। खंडवा के युद्ध में जो है बाबर ने सामना किया तत्कालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू शासक राणा संग्राम सिंह से, महाराणा संग्राम सिंह से, जिसने कि हिंदू सुल्तान यानी हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण कर रखी थी। अब इसके कारणों पर आ जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा होती है। वैसे राणा सांगा का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे आप लोग फाइनल ईयर में तो उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे हम, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। बाबर ने अपनी डायरी में लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे न्योता भेजा था भारत पर आक्रमण करने का, लेकिन जब मैं आया तो वो काफिर जो है 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला और इस तरह से वो अपने राणा सांगा पर हमले को न्यायोचित ठहराता है। वहीं राणा सांगा की तरफ से जितने भी इतिहास के साक्ष्य मिले हैं, चाहे उसके ऑफिस की डायरी हो, राज्य सचिव की डायरी हो, किसी भी लेख से बाबर के इस जो आरोप की पुष्टि नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर था कि राणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी को अगर हराना चाहता था तो वो तो पहले ही खातौली और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था।
उसे शायद ऐसा लगा होगा जब बाबर ने आक्रमण किया होगा कि पहले भी तैमूर आकर के आक्रमण करके गया है तो ये लोग हमला करके चले जाते हैं, तो उसको लगा होगा कि जब लोधी साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो मैं उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता हूँ। हालांकि हम संभावना ही कह सकते हैं, इसी कारण वो चुप बैठा रहा। लेकिन जब बाबर ने स्थायी रूप से भारत में रुकने का फैसला किया तो राणा संग्राम सिंह ने जो है उससे निपटने के लिए युद्ध के मैदान में जाना उचित समझा। इसके अलावा उसके साथ सारे राजपूत जो शासक थे, उस वक्त पाती फेरवन की प्रथा थी, सभी राजपूत शासकों को बुलाया गया, मारवाड़ से, बीकानेर से, और भी जो बाकी राजपूताने के शासक हैं वो सब भी आए। इसके अलावा अफगान सरदार जो थे उनका भी उनको सहयोग प्राप्त था। बाबर ने खानवा की लड़ाई में व्यक्तिगत शौर्य और उत्साह का प्रदर्शन किया। ऐसा कहते हैं कि खानवा की लड़ाई से पहले एक ज्योतिषी ने ऐसे कह दिया था, पश्चिम से जो आई है सेना वो जीतेगी, तो सैनिक हतोत्साहित हो गए थे। तो बाबर ने एक बहुत ही ओजपूर्ण भाषण युद्ध की पूर्व संध्या पर दिया, युद्ध से पहले दिया, जिसके कारण उसके सैनिकों में उत्साह आ गया और उसने शराब पीना कहा, सारे शराब के बर्तन लाके तोड़ दिए कि मैं भी शराब पीना छोड़ दूंगा। और उसने जिहाद की, धर्म युद्ध की एक तरह से घोषणा की, जिससे उसकी सेना के जो मुस्लिम सैनिक थे वो शहादत की भावना से ओतप्रोत हो उठे। और अगले दिन खनवा का जो युद्ध हुआ, बाबर की तोपों, तुलुगमा पद्धति, तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति, तीव्र गति के घोड़े, इनके आगे राणा सांगा की सेनाएं नहीं टिक पाई और खनवा की लड़ाई में राजपूत सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा। अब इससे क्या हुआ, कोई नया राज्य क्षेत्र उसको नहीं मिला है जैसे कि उस वक्त मिला था अफगान को, इब्राहिम लोदी को जब हराया था, ना कोई खजाना मिला है। हाँ, लेकिन उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति को उसने जब हरा लिया तो उत्तरी भारत में मुगलों का प्रभाव सबसे ऊपर हो गया। इसके राजनीतिक परिणाम निर्णायक थे। अफगान जो है उनको पहले ही हरा चुका था बाबर, अब राजपूत भी उसके आगे हार गए थे। तो उत्तरी भारत की दो बड़ी शक्तियां उसके आगे झुक गई थी और कोई बड़ी शक्ति उसको चुनौती देने के लिए नहीं बची थी। तो 1526 में पानीपत के युद्ध ने अगर नींव डाली थी तो उस नींव को गहरा करने का काम, मजबूत करने का काम खानवा की लड़ाई ने किया था। अब बाबर के जीवन में जो है इसके अलावा उसने 2 युद्ध और लड़े, उन पर हम आ जाते हैं। बाबर ने अब जो बाकी बचे हुए अफगान थे और जो राजपूत थे जो कि उसके विरुद्ध युद्धों में लड़े थे, उनसे जो है उनके दमन का, उनसे बदला लेने का उसने निश्चय किया। तो पहले जो है उसके हाथों अभागा जो मारा गया वो था मेदिनी राय, जो कि चंदेरी का शासक था। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया और बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर मेदिनी राय का शासक था जो राणा सांगा का दोस्त था। वैसे ये जो किला है चंदेरी का किला, ये सैनिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ से ऐसा हुआ था कि अगर इस किले से दिल्ली पर आक्रमण सीधा करना चाहो तो संभावना बनती है। तो इस संभावना को बाबर ने पूरी तरह से कुचल दिया। अब बाबर ने जो है इसके बाद पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार में जो अफगान थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले ऐसे उसे लगा कि मैं वहाँ युद्ध करने जाऊँ तो ऐसा नहीं हो कि चंदेरी से कोई हमला हो जाए, इसलिए उसने पहले इस शत्रु को ख़त्म करना उचित समझा। 1529 में उसने पूर्वी भारत में प्रवेश किया। घाघरा की लड़ाई में उसने बंगाल के नुहानी अफगान शासक थे जिन्होंने लोदी वंश के पतन के बाद बिहार में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, उन्हें पराजित कर दिया। पानीपत की जब हार हुई उसके बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, उसको बिहार के नुहानी अफगान शासकों ने शरण दी थी और वो कोशिश कर रहे थे कि वापस इसे दिल्ली का शासक बना दिया जाए। इसके अलावा इनमें जो बंगाल का उस वक्त सुल्तान था उसकी भी मदद मिली हुई थी। तो उसको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो, बिहार, बंगाल और जो अफगान उसके हाथों हारे हुए हैं लोदी वंश के, ये तीनों इकट्ठा होकर के कोई गठजोड़ बनाकर मुझ पर हमला करे, उससे पहले ही उसने हमला करना उचित समझा। घाघरा की लड़ाई किसी पक्ष की निर्णायक विजय या पराजय में समाप्त नहीं हुई, परंतु ये हम कह सकते हैं कि बाबर की स्थिति मजबूत बनी रही और नुहानी जो है उसकी सत्ता मानने के लिए बाध्य हो गए। ये भारत में बाबर की अंतिम विजय थी और 1530 में जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बारे में भी कई सारी हुमायूं नामा में अगर देखते हैं कि हुमायूं एक बार बहुत बीमार हुआ, उसके जीवन बचने की कोई आशा नहीं हुई, तो बाबर ने जो उसके लिए दुआ मांगी, उसके बाद बाबर लगातार बीमार पड़ता चला गया। उसकी मृत्यु के चाहे कारण कोई भी हो, हम उसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक, एक महान सैनिक, एक महान योद्धा अवश्य कह सकते हैं। अब आते हैं उसके मूल्यांकन पर। अगर सिर्फ विजेता की दृष्टि से देखें तो बाबर एक महान साम्राज्य निर्माता था, लेकिन
उसने जो राज्य पाए थे अपनी विजयों के द्वारा, उन पर काफ़ी दिनों तक वो अधिकार नहीं रख सकता था। पानीपत से लेकर घाघरा तक जो उसने 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इसके कारण उसके साम्राज्य का विस्तार जो है बिहार तक हो गया था। बिहार से लेकर काबुल, कंधार तक का इलाका उसके राज्य क्षेत्र में था। इसके अलावा समकालीन मध्य एशिया में भारत में यह सबसे विस्तृत साम्राज्य था, परंतु इसकी कुछ दुर्बलताएं थी। उसने कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं की, अपनी सत्ता का सुदृढ़ीकरण उसने नहीं किया। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि उसे इस सब के लिए वक्त ही नहीं मिला। बाबर ने अफगान शासन व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किए थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी मृत्यु से पहले अपने जीते गए इलाकों का ढंग से प्रबंध कर दिया था। सबसे बड़ी चीज़ बाबर ने जो की वो था उसने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन किया और सुल्तान की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। हम जब सल्तनत काल पढ़ते हैं तब जो है हम जानते हैं कि सल्तनत काल में सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण की, जो कि इस्लामी जगत के धार्मिक और राजनीतिक प्रधान खलीफा के प्रतिनिधि थे। इसके जस्ट उलट बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह जो है सिर्फ ईश्वर के प्रति वफादार है, किसी खलीफा से सत्ता की जो है उसको औपचारिकता लेना, उसकी पुष्टि करना उसके लिए अब आवश्यक नहीं रह गया था। इससे जो है दुर्बल पंचायती राजतंत्र की जगह दैवी शक्ति की आधारित निरंकुश बादशाह की स्थापना की। सम्राट की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, शक्ति को बढ़ाया और बताया कि बड़े सरदार या बेग उनके सेवक की तरह हैं। उसके राज्य और विभागीय अध्यक्षों में एक प्रधानमंत्री रखा और ये पद दिया गया मीर खलीफा को। दिल्ली में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था में उसमें कुछ परिवर्तन लाया। ये परिणाम जो हैं परोक्ष थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्षेत्र में बाबर के आक्रमणों का प्रभाव ये रहा कि भारत का व्यापारिक संबंध कंधार और काबुल और मध्य एशिया तक जुड़ गया, जिससे भारत के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक जीवन में बाबर के आने से कई सारी परंपराएं आई। उसने दरबार में फारस की संस्कृति का प्रचार किया। सुखमय जीवन बिताने के लिए राजमहल, बगीचे, बावलियाँ, हमाम बनवाए। इससे ये प्रभाव हुआ कि लोग जो हैं उसके शासन को सल्तनतकालीन शासक से अधिक सभ्य, अधिक सुसंस्कृत, अधिक स्थायी मानने लगे। उसने आगरे और काबुल के बीच 15-15 मील की दूरियों पर चौकियां स्थापित की, जहां 6 घोड़े रह सकते थे। इनके द्वारा जल्दी से जल्दी सूचना मिल सकती थी। बाबर ने भारत में नए उपकरण लाए, नई सैनिक पद्धति लाई। मैंने बताया तोपों का प्रयोग उसी की देन है। तुलुगमा रण पद्धति यानी दुश्मन की सेना को क्या किया करते थे, किनारे से घेरना, जो मध्य एशिया के युद्धों की विशेषताएं थी, इसको बाबर ने भारत में सफल रूप से प्रयोग में लाया। इसके अलावा उसका प्रशासन भी अर्ध सैनिक रूप से उसने संगठित किया। सामंत जो है उसके टाइम बड़े अनुशासित रहे। वंशानुगत जमींदारी पर उसने रोक लगाई, लेकिन भारत के जो विघटनकारी तत्व थे उनको पूरी तरह से वो कुचल नहीं पाया। उसने दिल्ली और आगरा के खजाने जब उसके हाथ में लगे तब काबुल तक के लोगों को इनाम देने में खजाना खाली कर दिया। इसके कारण खुद को उससे आर्थिक कष्ट उतारने लगे। इसी उदारता के कारण उसका जो उत्तराधिकारी हुमायूं था उसका मुकाम मुश्किल हो गया। अब व्यक्तिगत जीवन से देखें तो बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति था। वो तुर्की भाषा का अच्छा कवि था, अच्छा लेखक था। उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई बार ये प्रश्न आता है बच्चों कॉम्पिटिशन में कि तुजुक-ए-बाबरी की भाषा क्या है। इसकी भाषा तुर्की है। उसने भारत में बगीचे और भवनों का निर्माण कराया, जिसके अवशेष आप आज भी देख सकते हो। इसका आगे जाकर प्रभाव भारतीय स्थापत्य कला पर भी हुआ। उसने भारत में सिर्फ एक नया, ऐसा नहीं कि सल्तनत की जगह राजवंश आ गया, मुगल राजवंश, बल्कि उसने जो है एक नई सांस्कृतिक परंपरा को भी स्थायी किया, जो कि आने वाले समय में अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के काल में अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचने वाली थी। इतना कहकर ही आज के जो बाबर का टॉपिक है मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके 4 युद्ध, पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा, इन सभी युद्धों का टाइम पीरियड, उसकी तुलुगमा पद्धति, इसके अलावा उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, इनको आप तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि इम्प्रोवाइज़ हो जाए और कंपटीशन एग्जाम में बाबर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर आराम से दे सकें। ना कहकर ही हम समाप्त करते हैं आज का ये लेक्चर। धन्यवाद।